नमस्कार है आप सभी को। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 11 हिस्ट्री में आज हम पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम है समय की शुरुआत से, यानी आरंभिक मानव के बारे में बातचीत हो रही है। आरंभिक समय, आरंभिक समाज। तो समय की शुरुआत से जो पाठ है आपका, उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि आपके नोट्स के लिए भी उपयोगी है और अन्य परीक्षा के हिसाब से भी उपयोगी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जीवाश्म से आप क्या समझते हैं। तो जीवाश्म क्या है? जीवाश्म मतलब होता है फोसिल। अब फोसिल क्या है या जीवाश्म क्या है? तो पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर किसी चट्टान के अंदर समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक वह उसी रूप में पड़े रहते हैं। यानी जीवाश्म, यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसी जो है पेड़ पौधे, जानवर, मानव, तो ये क्या है कि लंबे समय तक धरती के अंदर दब जाते हैं और बाद में लाखों सालों तक जब वो उसी रूप में पड़े रहते हैं और फिर वो एक चट्टान के अंदर समा जाते हैं या चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, पत्थर में बदल जाते हैं, तो उसे जीवाश्म का नाम है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजाति किसे कहते हैं। तो प्रजाति क्या है? जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। तो नर मादा का जोड़ा और ये संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। फिर है चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक काफ़ी फेमस है और पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्राइमेट किसे कहते हैं? प्राइमेट से तात्पर्य है कि स्तनपायी प्राणियों का एक अधिक बड़ा समूह जिसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल है। स्तनपायी से मतलब है कि वो प्राणी जो अपनी माता के दूध से जो है पलकर बड़े हो जाते हैं या स्तनपान करके बड़े होते हैं, तो इसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में मानव ने अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त किया था। तो प्रारंभ में मानव ने अपना भोजन जानवरों का शिकार करके, भोजन की तलाश करके अथवा वृक्षों से प्राप्त कंदमूल से प्राप्त किया था। देखिए, शिकार करता था भोजन के रूप में मानव, इसके अलावा भोजन की तलाश करके जो भी उसको मिल जाता था, अपमार्जन वगैरह जिसमें मरे हुए जानवर भी शामिल होते थे, उसमें भी वो अपना भोजन तलाशता था और उसे मांस मज्जा है खुरच कर खा लेता था। इसके अलावा वृक्षों से भी उसे कंद, मूल, फल जो भी प्राप्त होते थे उससे भी वो अपना भोजन करता था। फिर प्रारंभिक मानव इतिहास को समझने में हमारी सहायता करने वाले कारकों के नाम बताइए या लिखिए। तो प्रारंभिक मानव या प्रारंभिक जो है मानव के इतिहास को समझने के लिए हमारे लिए निम्नलिखित कारक है जो हमारे लिए सहायता करते हैं या हमें समझने में हमारी मदद करते हैं। तो उसमें है, एक तो प्रथम है जीवाश्म। तो जीवाश्म या फोसिल जो कि कंकाल के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, विभिन्न जो है अवशेषों के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, तो ये जीवाश्म होते हैं। फिर है पत्थर के औजार, जो कि प्रारंभिक मानव के द्वारा काम में लिए गए पत्थर के औजार जो कि खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान विभिन्न स्थानों से मिले और ख़ास तौर से अफ्रीका के अंदर से। तो अफ्रीका के अंदर से बहुत सारे ऐसे जो है पत्थर के औजार या जीवाश्म वगैरह मिले हैं। तो ये जो है हमारी जो है सहायता करते हैं। अफ्रीका में ओल्डीवी गोर्ज है, रिफ्ट घाटी है, इसके अलावा किलोम्बे है, केन्या है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ से जीवाश्म और पत्थर के औजार वगैरह मिले हैं। फिर है गुफाओं की चित्रकारी। अब गुफाओं की चित्रकारी में जो है आदिमकालीन मानव ने जो गुफाओं में रहता था या उसने अपनी सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात के हिसाब से जब उसने बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए गुफाओं में रहना शुरू किया, तो वो आसपास जो वातावरण में जो भी देखता था तो उसकी चित्रकारी भी वो करता था। और इसमें एक चित्रकारी है जो स्पेन की गुफा में मिली है और उस गुफा का नाम है खास तौर से अल्टामिरा की गुफा। उस गुफा का क्या नाम है? अल्टामिरा। तो अल्टामिरा की गुफा है, इसके लिए जो है काफ़ी फेमस है। तो ऐसी बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो कि हमें प्रारंभिक मानव के इतिहास को समझने में हमारी विशेष सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द से आप क्या समझते हैं और यह किस भाषा से है। तो कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द है वो लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल शब्द से बना है और ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा का शब्द मिला है पिथिकस। तो पिथिकस और ऑस्ट्रल दोनों को मिलाकर ये शब्द बना है, अर्थात वानर। पिथिकस का अर्थ होता है वानर और ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी वानर। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ है दक्षिणी वानर या
जो है लैटिन भाषा और यूनानी भाषा के शब्द से मिलकर बना है। मानव विज्ञान के अध्ययन के विषय क्या है? तो देखिए, जब मानव विज्ञान के अध्ययन के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें किन किन चीज़ों को समझा जाता है। तो इसके अंदर मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति यानी मानव का रहन सहन, उसका तरीका, जीवन जीने के तरीके, खान पान, उसके विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं सामाजिक जीवन के तरीके और अर्थोपार्जन वगैरह, ये उसके अंदर शामिल है। उसके अलावा मानव विज्ञान के उद्विकासीय ये थोड़ा सा आप सही कर सकते हैं। तो उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जिसमें उसके जो है विभिन्न शुरुआती दौर में जो उसने किस प्रकार से विकास किया, क्रमिक विकास वगैरह कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके उद्भव की कहानी है वो मानव विज्ञान के अध्ययन के अंदर सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज किसने की थी? देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज जो है वो सर्वप्रथम मैरी लिकी और लुइस लिकी ने की थी। जो मैरी लिकी और लुइस लिकी ये दोनों ही कपल थे या जोड़ा था। मैरी स्त्री थी और लुइस जो है उसका पति था। ये दोनों मिलकर है ये अफ्रीका के ओल्डोवी गोर्ज के अंदर ये खोज है वो लगातार कर रहे थे और उन्हें काफ़ी लंबे सालों बाद इस काम में सफलता मिली थी। और फिर मैरी लिकी जो कि जो औरत थी उसे ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की मानव की खोपड़ी है वो मिली थी, उसमें दांत मिल गए थे और वो काफ़ी प्रसन्न हो गई थी। उसने ये खुशी उसके पति को बताई थी। पति भी हालांकि साथ में ही था लुइस लिकी, लेकिन उस दिन वो बीमार होने के कारण इस खोज के अंदर वो सुबह नहीं जा पाया था। तो कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज है मैरी लिकी ने 17 जुलाई 1959 को की थी। होमिनॉइड कौन होते हैं? होमिनॉइड ये बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। इनका शरीर जो है बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती, तो ये होमिनॉइड है। ये आरंभिक मानव है जो कि बंदरों के समान ही होता था, लेकिन इनकी पूंछ नहीं होती थी और बंदरों से इसका आकार है वो थोड़ा बड़ा होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृवंश शास्त्र एंथेनोग्राफी क्या है? तो शास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? तो देखिए, नृवंश शास्त्र के अध्ययन का विषय समकालीन नृजातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है इसके अंदर शामिल होता है। और इसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है उसमें इन विभिन्न समूहों के रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन और प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, जो कि वो अपने कौशल और विकास के लिए जिसमें ये विभिन्न तरीकों को जो है इस्तेमाल करते हैं उससे प्रौद्योगिकी कहा जाता है, जिसमें नए नए तरीके वो आजमाते रहते हैं। फिर है प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो प्रजातियां कि आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। फिर प्रश्न है कि होमो शब्द से आप क्या समझते हैं? होमो शब्द ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है आदमी, यानी आदमी से तात्पर्य है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। तो हम इस शब्द का अर्थ ले सकते हैं मनुष्य या इंसान या आदमी, और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। तो ये होमो शब्द, और होमो मानव को 3 भागों में बांटा गया, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस जो मानव है वो प्राज्ञ और चिंतनशील मानव है वो माना जाता है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न सम्मिलित हो गया है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न के अंदर शामिल है अपमार्जन क्या है या अपमार्जन की प्रक्रिया क्या है। तो ये अलग से क्वेश्चन है आपका, अपमार्जन क्या है? तो अपमार्जन जिसका अर्थ होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना। अपमार्जन के तहत जो है जंगली जानवर स्वतः ही मर जाते थे या फिर किसी शक्तिशाली जानवर के द्वारा है उनको मार दिया जाता था, और फिर जो है पुराने मानव या आदि मानव है उसे भोजन के रूप में उसको खाकर उसकी मांस मज्जा खुरच कर अपनी जो है भूख मिटाते थे। तो ये है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, या कह सकते हैं कि इस प्रकार से वो भोजन जुटाता था, जिस प्रक्रिया को अपमार्जन कहा जाता था। इसमें सड़ा गला मांस भी शामिल था। फिर पत्थर के औजार बनाने तथा प्रयोग करने के प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो पत्थर के औजार बनाने और प्रयोग करने के प्रारंभिक साक्ष्य में अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया और केनिया में मिले हैं। केनिया जो कि अफ्रीका का ही एक देश है, तो इथोपिया और केनिया यहाँ से जो है
पत्थर के औजार जो कि काफ़ी भद्दे रूप से बने हुए हैं लेकिन प्रारंभिक मानव के द्वारा बनाए गए वो उस समय के औजार है। फिर है होमो प्रजातियों का उद्भव स्थलों का नाम बताइए। तो होमो प्रजाति जिसमें होमो हैबिलस जो कि होमो है 3 भागों में बांटे गए हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। तो होमो हैबिलस के जीवाश्म है वो इथोपिया के में ओमो और तंजानिया में मिले हैं और इसके अलावा ओल्डुवी गोर्ज के अंदर से भी मिले हैं। तो ये तंजानिया जो कि अफ्रीका का देश है, ओल्डुवी गोर्ज भी वहाँ ही अफ्रीका का ही एक स्थान है और इसके अलावा इथोपिया और से प्राप्त हुए हैं। फिर है होमो इरेक्टस। देखिए होमो इरेक्टस जो मनुष्य है या जो आदमी जिसे कह सकते हैं, इसके प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं और ख़ास तौर से कुबीफोरा जो कि अफ्रीका के अंदर है और पश्चिमी तुर्काना और केनिया मोड़ जकोर, तो ये सभी के सभी स्थान हैं वो अफ्रीका के अंदर मौजूद है। फिर है संगीरन और जावा, ये भी जो है अफ्रीका का ही क्षेत्र माना गया। और होमोसेपियंस जो है वो तीसरा मानव माना जाता है और ये प्राज्ञ और चिंतनशील मानव है जिसे आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई है, जिसे होमोसेपियंस कहा गया है। होमोसेपियंस 3 भागों में बांटा गया है। तो होमोसेपियंस ये आधुनिक या प्राज्ञ मानव है। अब प्रश्न है कि आधुनिक मानव के उत्पन्न होने के 2 मत कौन कौन से हैं। तो देखिए आधुनिक मानव के उत्पन्न होने के संदर्भ में 2 मत विद्वानों के मिलते हैं, इतिहासकारों के मिलते हैं। एक तो है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल, जिसे कंटिन्यूटी मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को और प्रतिस्थापन मॉडल को रिप्लेसमेंट मॉडल कहा जाता है। फिर है हिमयुग का प्रारंभ कब माना जाता है। तो हिमयुग का प्रारंभ लगभग आज से 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था, जिसमें इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग है वो बर्फ से ढक गए थे और इससे जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में जो है बड़े बड़े परिवर्तन आए थे और तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए थे और घास के मैदानों का क्षेत्रफल है काफ़ी बढ़ गया था, यानी काफ़ी दूर दूर तक हो गए थे। तो इस प्रकार से ये हिमयुग के दौरान जो है काफ़ी कह सकते कई जानवर है वो लुप्त हो गए थे और अनेक प्रकार के मानव, जिसमें कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव भी इस हिमयुग के दौरान है वो जो है लुप्त हो गया था या विलुप्त हो गया, क्योंकि उसे उचित जो है जलवायु वगैरह नहीं मिली। और उसके बाद होमो जो मानव है, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस का जन्म माना जाता है या उसके उद्भव का विकास काल माना जाता है। फिर है हिमयुग का अंत कब हुआ। तो लगभग 13,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया, जिसमें मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना और पशुपालन इत्यादि। देखिए हिमयुग का अंत हो गया यानी धरती पर बर्फ का जो है गिरना है बंद हो गया, काफ़ी क्षेत्र है वापस पुनः पुराने जैसे हो गए, जहाँ पे खेती करना आसान था। बर्फ़ की कमी मतलब बर्फ़ नहीं होने से जलवायु में भी परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से जब उचित परिवर्तन हो रहे थे और ज़मीन के ऊपर खेती करना आसान हो रहा था, तो मनुष्य है प्राज्ञ और चिंतनशील मानव कह सकते हैं, जिसने आधुनिक मानव के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो उस आधार पर मनुष्य ने फिर खेती करना, एक जगह झुंड में रहना इकट्ठा किया, सामूहिक रूप से समुदाय में रहना शुरू किया। इसके साथ ही वो पशुपालन वगैरह पशुओं को भी पालने लग गया था। फिर है ओल्डुवई गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है। देखिए ओल्डुवई, ये ई है यहाँ पे, ओल्डुवई गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है। तो ओल्डुवई जो गोर्ज है वो आदिकालीन मानव के अनेक अवशेष वहाँ पर मिले हैं और ये काफ़ी अफ्रीका का काफ़ी प्राचीन स्थल माना गया है, तो इसलिए ओल्डुवई गोर्ज है वो प्रसिद्ध है। तो इसका वास्तविक नाम है ओल्डुवई, ठीक है, ओल्डुवई गोर्ज है। फिर गुफाओं में चित्रकारी क्यों की जाती थी। तो गुफाओं में चित्रकारी निम्नलिखित कारणों से की जाती थी, यानी कि ये मानव जो है आदि मानव है, आदिकालीन मानव शिकार करने में सफलता प्राप्त करने पर भी वो चित्रकारी के माध्यम से कई चीज़ों को समझने का प्रयास करते थे। तो इसके या जानवरों को ये जो है पहचान पाने में सक्षम होते थे, तो ये चित्रकारी करते थे। फिर है गुफाएँ संगम स्थल थी, यानी लोग इकट्ठे होते थे और गुफाओं में शरण लिया करते थे, तो यहाँ लोगों के छोटे छोटे समूह भी मिलते थे, तो इसके कारण वो आसानी से चित्रकारी के माध्यम से अपनी बातों को समझा सकते थे। फिर है हादजा जन समूह। हादजा जन समूह
कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, हादजा जनसमूह ये शिकारी संग्राहक जो है समूह है, और शिकारियों तथा संग्राहों का एक छोटा सा समूह है जो लेक यासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के पास रहते हैं। ये भी अफ्रीका के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर शिकारी संग्राहक समाज के जीविका के प्रमुख स्रोत क्या था? तो शिकारी संग्राहक समाज, ये समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलाप में लगे रहते थे, जैसे कि जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना भी शामिल था। जैसे जंगलों में शहद वगैरह पाया जाता है, कंदमूल पाया जाता है, लकड़ियाँ वगैरह, तो ये इन चीज़ों से आर्थिक क्रियाकलाप भी करने लगे थे ये शिकारी संग्राहक लोग, जो कि शिकार के साथ साथ ये इन चीज़ों को बेचकर भी गुजारा करते थे। मार्केट की तरफ वो आते थे, बाजार जहाँ होता था वहाँ से ये विनिमय करते थे इन चीज़ों का। फिर ये भाषा की उत्पत्ति कब हुई? तो ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलस जो मानव था, उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ। भाषा का विकास लगभग आज से 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, और स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से लिया जाता है। तो आधुनिक मानव ने ही भाषा को है वो समझना वगैरह सीखना शुरू किया, उसके बाद भाषा जो है वो बनी है। तो भाषा का विकास है वो आधुनिक काल के स्वरूप के दौरान माना जाता है, और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो है होमो हैबिलस, जिसका मस्तिष्क थोड़ा तेज था, और इसी के कारण जो है इस दौरान इसी समय भाषा का विकास या भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, जिसमें सांकेतिक या जो है जो भी वाणी कंठ से बोलना या स्वर तंत्र के विकास के माध्यम से वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश है वो करते होंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि आपके समय की शुरुआत नामक पाठ से लिया गया था, और पार्ट फर्स्ट, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके काम में आएंगे, परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।